स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक तत्व के चैप्टर से एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हम अभी डी ब्लॉक तत्वों के 9 गुणों का अध्ययन कर चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण गुण उनमें थे। आज भी हम 3 महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डी ब्लॉक तत्वों के गुण नंबर 10 मीन्स रंगीन आयनों का बनना। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। यदि हम डी ब्लॉक की कंपेयरिंग एस ब्लॉक व पी ब्लॉक से करें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्वों के आयन होते हैं वो रंगहीन होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के आयन रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस कारण को हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यह है। देखिए डी ब्लॉक में, डीप कोष में, डी ब्लॉक का मतलब होता है कि तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो डीप कोष में एंट्री करता है, प्रवेश करता है। और डीप कोष में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 परमाणु कक्षक होते हैं जिनके नाम होते हैं DXY, DYZ, DZX, DX2-Y2 और DZ2। इस प्रकार से डीप कोष में 5 परमाणु कक्षक होते हैं। सामान्य स्थिति में अर्थात फ्री स्टेट में डीप कोष का जो डी ब्लॉक का कोई भी तत्व होता है उसके डीप कोष के जो सारे परमाणु कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, अर्थात इसलिए ये एक सीध में लिखे जाते हैं। माने डीप कोष के 5 परमाणु कक्षक समान ऊर्जा रखते हैं जब डी ब्लॉक का कोई भी तत्व अपनी फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में होता है, अर्थात किसी से जुड़ा नहीं होता। अगर हम बात करें इस बात की, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम ही है तो स्कैंडियम है ओनली, ये किसी से भी जुड़ा नहीं है, तो इसके जो डीप कोष के 5 परमाणु कक्षक हैं ऊर्जा की समतुल्यता प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात समान ऊर्जा प्रदर्शित कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें स्कैंडियम मान लीजिए किसी ऋणायन से जुड़ जाता है, अर्थात हम ये कह लें कि डी ब्लॉक का कोई तत्व यौगिक बना लेता है, तो यौगिक बनाने का मतलब हुआ वो किसी ऋणायन से जुड़ा, तो जब वो जुड़ेगा तो उसके डीप कोष के 5 परमाणु कक्षकों की ऊर्जा उस स्थिति में समान नहीं रहती, वो ऊर्जा के 2 सेट में टूट जाते हैं। ऊर्जा का एक सेट होता है 3 परमाणु कक्षकों को लेकर, जिसे हम DXY, DYZ, DZX बोलते हैं, और एक सेट होता है DX2-Y2, DZ2। ऊर्जा के इस सेट को T2G और ऊर्जा के इस सेट को EG बोला जाता है। हम कह सकते हैं कि डीप कोष के 5 परमाणु कक्षक की जो समतुल्य ऊर्जा थी, जो बराबर ऊर्जा थी, वो डीप कोष ऊर्जा के हिसाब से ऊर्जा के 2 सेट में टूट जाता है। उनमें से एक सेट में 3 परमाणु कक्षक जिसे हम T2G और बाकी 2 परमाणु कक्षक ऊर्जा के एक सेट का निर्माण करते हैं जिसको हम EG के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या होता है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा और किसकी कम है, तो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में जो सेशन यौगिक है वहां क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ाऊंगा, वहां पर ज्योमेट्री अर्थात जो परमाणु, जो कंपाउंड्स की, यौगिकों की जो ज्यामिति होती है उससे पता चलता है कि कौन से वाले ऊर्जा सेट की ऊर्जा ज्यादा या कम होगी। तो फिलहाल आप समझिए कि इन 5 परमाणु कक्षकों की इस स्थिति में ऊर्जा समान नहीं रहती, 3 की एक जैसी और बाकी 2 की एक जैसी, और आपस में इनमें ऊर्जा का अंतराल होता है। यहां पर ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, जो मेन बात है कि रंगीन आयन जो डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं वो बनाते इसलिए हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण संभव है, डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का T2G सेट से EG में जाना या EG सेट से T2G सेट में जाना, अर्थात डी संक्रमण संभव होता है। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। क्यों जाते होंगे, तो इस बात पर आते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब डीप कोष का कोई तत्व किसी ऋणायन के साथ जुड़ता है तो उसको जाहिर सी बात है धनायन बनना है। मीन्स डी ब्लॉक की तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और फिर ऋणायन से कनेक्ट करती है। ऐसी स्थिति में यदि आप उस आयन के ऊपर दृश्य प्रकाश डालते हैं, तो जब दृश्य प्रकाश आप किसी डी ब्लॉक तत्व के आयन पर गिराते हैं तब वो डी ब्लॉक के आयन में, डी ब्लॉक तत्व के आयन में उपस्थित डीप कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए बहुत क्लियर तरीके से, डीप कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है आयन में, वो उस दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो मैंने कक्षा 11 में परमाणु संरचना पढ़ाते समय आपको बताया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण करता है
तो वो क्वांटीकृत रूप से करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऊर्जा अवशोषित करता है कि वो ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में उसी में जाएगा जो ऊर्जा स्तर संभव है। अर्थात अब मैंने पहले कहा था, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो परमाणु संरचना वाला वो वीडियो जरूर देख लें। नील बोर के परमाणु मॉडल में मैंने इस बात को समझाया हुआ है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण करता है कि ऊर्जा अवशोषित करके वो संभव ऊर्जा स्तर में जा सके। अर्थात अगर मान लीजिए वो ऊर्जा स्तर संभव है, कोई ऊर्जा स्तर संभव है, तभी वो उतनी ऊर्जा एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके उन संभव ऊर्जा स्तर में जाएगा। अगर मान लीजिए वो संभव ऊर्जा स्तर है ही नहीं तो वो ऐसी ऊर्जा का अवशोषण करता भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ सकती है। तो एक बार आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में 11th में जाकर परमाणु संरचना से रिलेटेड नील बोर का परमाणु मॉडल देख लें तो आपको ऊर्जा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके कहाँ उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है वो समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो जब डी ब्लॉक तत्व के आयन पर आप दृश्य प्रकाश गिराते हैं तब उस आयन में उपस्थित डीप कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है, जो संभव उच्च ऊर्जा स्तर है। तो उसने ऊर्जा अवशोषित ही उतनी की होगी जितना ऊर्जा स्तर संभव है। ये नहीं कि किसी भी ऊर्जा का कितनी भी ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, क्योंकि सारे ऊर्जा स्तर नहीं है। जो अब इलेक्ट्रॉन की पहले से अपनी कुछ ऊर्जा होगी, अब उसने उतनी ऊर्जा अब्सॉर्ब करनी है, अवशोषित करनी है जितने के संभव ऊर्जा स्तर हो कोई सा भी उच्च ऊर्जा स्तर कोई सा भी हो सकता है, कहीं भी हो जा सकता है। तो ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, परंतु 10⁻⁸ सेकंड बाद वो ऊर्जा का त्याग करता हुआ किसी निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। इस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करते समय वो जिस रंग की तरंगदैर्ध्य से रिलेट करेगा, संबंध रखेगा, वैसा ही कलर उसका होगा। Cu+2 है भाई, तो Cu+2 पर इसको रफ कर देता हूं, बाकी तो इसको मैं आपको लिखाऊंगा ही। देखिए Cu+2 पर आपने दृश्य प्रकाश गिराया तो ये दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अवशोषण करता है। एक्चुअल में क्या कहना चाहिए, लगभग नीले रंग का, नीला रंग का अवशोषण करता है और लाल रंग का ये उत्सर्जन करता है। तो जब ये लाल, क्योंकि 10⁻⁸ जब होता क्या है एक्चुअल में, जब दृश्य प्रकाश Cu+2 आयन पर आपने गिराया होगा तब इसके जो डीप कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो नीले रंग, हरे नीले रंग का अवशोषण कर लेते हैं, उतने तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। परंतु 10⁻⁸ सेकंड बाद वो उतनी ऊर्जा के तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं जो कि लाल रंग में आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि Cu+2 जो है वो लाल रंग का आयन बनाता है। अर्थात कॉपर जब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूज करता है तो उसके रंग जो यौगिक हैं उनका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। अगर यहीं पर हम बात करें किसी भी डी ब्लॉक के तत्व में जब D10 कंप्लीट होता है, अर्थात डीप कोश में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब ऐसे आयन रंगहीन होते हैं। क्यों होते हैं भाई रंगहीन? क्योंकि D10 होगा तो ऊर्जा का अवशोषण कर भी लेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा कहाँ, क्योंकि डी तो सारे भर गए होंगे, डीप कोश के सारे परमाणु कक्षक पूरी तरह से भर गए होंगे, माने रिक्त डी ऑर्बिटल वहां होगा ही नहीं। और जब रिक्त डी ऑर्बिटल कोई होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके जाएगा कहाँ। इसलिए D10 जिनमें स्थिति बनती है उनमें रंगहीन उन यौगिक बनाते हैं वो। जैसे ऐसे एग्जाम्पल है, मैं अभी आपको लिखूंगा भी। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों में डीप कोश होता ही नहीं है, जिन तत्वों में, जैसे डी ब्लॉक के जिन तत्वों के आयन में डीप कोश ही समाप्त हो जाता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और डीप कोश का अस्तित्व समाप्त हो जाए। जैसे स्कैंडियम प्लस की बात करें, अब स्कैंडियम में क्या होता है एक्चुअल में, नॉर्मल स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 3D बनाता है, लेकिन अगर स्कैंडियम प्लस हो जाए, स्कैंडियम +3 हो जाए तो +3 होने से क्या होगा, 3D14S2 होता है स्कैंडियम में, तो 2 यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक ये निकल गया, तो इसमें तो D है ही नहीं, तो स्कैंडियम में D अनुपस्थित होता है। और अगर D है ही नहीं तो इसके स्कैंडियम जब अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई यौगिक बनाएगा तो उस यौगिक का कोई रंग नहीं होगा, वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से अगर मैं कॉमन बात समझाऊं आपको, साधारणतः सामान्य शब्दों में बताऊं, तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, जबकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक तत्वों के जो आयन होते हैं वो रंगहीन होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के आयनों में रंग का आना डी संक्रमण पर निर्भर करता है, अर्थात डीप कोश के निम्नतम ऊर्जा स्तर से डीप कोश के उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जाना डीप कोश के डी ब्लॉक के तत्वों के आयनों को रंगीन बनाता है। ऐसा इसलिए भी होता है, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, डीप कोश में 5 परमाणु कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा समान होती है जब ये मुक्त अवस्था में होते हैं, परंतु जब डी ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और ऋणायन से जब ये जुड़ते हैं तो डीप कोश के 5 परमाणु कक्षक ऊर्जा के 2 साइड में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इन्हें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। उसमें एनर्जी के जो ऊर्जा के 2 साइड बनते हैं उनमें 3 उपकोष की ऊर्जा एक जैसी और बाकी 2 की एक जैसी होती है। ऊर्जा के एक सेट को T2G, उसको EG सेट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पर दृश्य प्रकाश गिरता है तो वो इलेक्ट्रॉन उपयुक्त ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। वो इतनी ऊर्जा का अवशोषण करता है जिसे ऊर्जा पाकर संभव ऊर्जा स्तर, जो उच्च ऊर्जा स्तर हैं, वो संभव होते हों। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण इसलिए करता है क्योंकि ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, अर्थात सारे ऊर्जा स्तर नहीं होते, बीच बीच में ऊर्जा स्तरों की गैप भी है। तो कोई इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऊर्जा का, अपने ऊपर गिरने वाले दृश्य प्रकाश की उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण करता है जिससे वो इतनी ऊर्जा पाले कि संभव उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाए, परंतु वो वहां स्थायी नहीं होता। 10⁻⁸ सेकंड समय पश्चात ऊर्जा का त्याग करता हुआ निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है। तो वो जिस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और जितनी ऊर्जा का वो अंतर होता है, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा का अंतर होता है, जैसे मान लीजिए अवशोषण करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में गया यहाँ पर n=4 में और आया n=3 तक, तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का जो अंतर होता है डेल्टा E=hc/λ से संबंधित तरंगदैर्ध्य आ जाएगी। तो वो जिस संबंधित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है उसके रंग से जो रंग आएगा उसे हम कह देंगे कि इस प्रकार का जो आयन होगा इस प्रकार का रंग देगा। इसके बाद में आपको समझाने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इस टॉपिक की थ्योरी लिख देता हूं। थ्योरी लिखने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण आयनों के रंग लिख लेंगे, जो रंगहीन होते हैं उनको भी लिख लेंगे, जो कि मैंने बताया भी था अभी आपको, और फिर आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जिससे कि हमारे नोट्स प्रॉपर बनते रहें। तो देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरी। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ। लिखा डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के यौगिक रंगीन होते हैं, जो मैंने बता दिया था, जबकि एस व पी ब्लॉक के तत्व रंगहीन होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के आयनों का रंगीन होना, उनका कलरफुल होना डी संक्रमण के कारण होता है। इस कारण को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। क्या है डी संक्रमण? तो पहले बता रहे हैं कि जब डी ब्लॉक के तत्व मुक्त अवस्था में होते हैं, अर्थात किसी चीज से जुड़े नहीं होते, तब डीप कोश के 5 परमाणु कक्षक अर्थात DXY, DYZ, DZX, DX2, SY2, DZ2 समान ऊर्जा रखते हैं। पांचों एक सीध में होते हैं और पांचों की ऊर्जा समान होती है। परंतु जब डी ब्लॉक का तत्व ऋणायन के संपर्क में आता है, माने ऋणायन से जुड़ता है, तब इनकी डीप कोश होता है, तब इनका डीप कोश ऊर्जा के 2 भागों में टूट जाता है। देखिए अभी बोर्ड पर इतना ही थ्योरी आई है, आप पहले इतना थ्योरी नोट कर लीजिए। इसके आगे का पोर्शन में इसके बाद नोट कर रहा हूं और आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं। तो देखिए इस थ्योरी का जो शेष भाग मैंने लिखा है वो ये है, ऊर्जा के वो 2 सेट अर्थात ये 5 परमाणु कक्षक थे जिनके मैंने नाम लिखे हैं। ऊर्जा के 2 सेट इस प्रकार से हैं, DXY, DY, DZX, माने जो 3 परमाणु कक्षकों का एक सेट है जिसका नाम T2G है और बाकी 2 परमाणु कक्षकों का एक सेट है जिसका नाम EG है। इस प्रकार से टूटेगा। इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ है तो जो नीचे लिखा हो क्या लिखा देखिए, तो जब दृश्य प्रकाश किसी डी ब्लॉक तत्व के आयन अर्थात उसके यौगिक पर गिरता है तब उस आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उपयुक्त ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने लगेंगे, परंतु वहां स्थायी तो होते नहीं। 10⁻⁸ सेकंड समय पश्चात ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए फिर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार वह जिस रंग के तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन करता है वैसा ही रंग उसके यौगिक का वैसा ही रंग होता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा
कि किस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व के जो आयन हैं वो रंगीन होते हैं, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। अभी इसमें थ्योरी और शेष है, क्योंकि अभी हमने इसमें लिखना है कि जिस पर कि एग्जाम्पल की सहायता से कि कैसे किस प्रकार के आयन का कैसा रंग होगा, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। फिर हमने ये भी समझना है कि जिनका D10 पूरा होता है या जिनके आयनों में डी होता ही नहीं, डी कोष होता ही नहीं, तो वो रंगहीन होते हैं। तो उस वाले पोर्शन को भी मैं लिख देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम इस टॉपिक में एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लिखा है मैंने Cu+2 आयन लाल रंग का अवशोषण करता है जबकि हरा नीला रंग का उत्सर्जन करता है। अर्थात Cu+2 स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है डी कोष के वो लाल रंग, जो उन पर जब दृश्य प्रकाश गिर रहा होता है तो वो लाल रंग का अवशोषण करते हैं और फिर 10⁻⁸ सेकंड समय पश्चात हरे नीले रंग का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए Cu+2 आयन के जो यौगिक हैं इस स्थिति में जो ये जो आयन यौगिक बनाएगा वो हरे नीले रंग के होंगे। अगर हम बात कोबाल्ट+2 की करें तो वो नीले हरे रंग का अवशोषण करता है दृश्य प्रकाश से और लाल रंग का उत्सर्जन करता है। इसलिए कोबाल्ट+2 स्थिति के जो यौगिक होंगे वो लाल रंग के होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन अभी भी इस टॉपिक की थ्योरी बची है, क्योंकि अभी हमने जब D10 कंप्लीट होगा उस स्थिति में रंगहीन होते हैं, ये भी हमने लिखना है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए, रंगीन आयनों के बनने का जो थ्योरी हम लिख रहे हैं उसका जो शेष भाग है वो क्या है। डी ब्लॉक तत्वों के वे आयन जिनमें D10 हो या डी कोष पूर्णतः रिक्त हो, या तो डी पूरा भरा हो या डी बिल्कुल ना हो, तब ऐसे रंगहीन यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब D10 होगा तो कोई रिक्त परमाणु कक्षक नहीं होगा डी संक्रमण होने के लिए, माने डी का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। जब सारे D10 होने से क्या हो गया, सारे परमाणु कक्षक पूरी तरह से भरे हुए हो गए, 5 के 5 परमाणु कक्षक। और यदि डी कोष पूरी तरह से रिक्त है तो कोई इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होगा। अर्थात D10 होने पर इलेक्ट्रॉन है तो कोई परमाणु कक्षक खाली नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है माने डी कोष पूरी तरह से रिक्त है तो इलेक्ट्रॉनों के लिए डी संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उपलब्ध नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रंगहीन होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, Cu+ स्थिति में 3D10, Zn+2 स्थिति में 3D10, Cd+2 स्थिति में 4D10 होगा, Heg+2 में 5D10 होगा। तो ये सारी के सारे आयन रंगहीन होंगे। और इधर देखिए, क्योंकि इनमें D10 पूरा है अर्थात कोई भी परमाणु कक्षक खाली नहीं है संक्रमण होने के लिए, डी संक्रमण होने के लिए। जबकि स्कैंडियम+3 में 3D0 और टाइटेनियम+4 में 3D0, अर्थात डी कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो रिक्त परमाणु कक्षक अगर है भी तो इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण के लिए उपलब्ध नहीं है, अर्थात इस स्थिति के जो आयन है वो भी रंगहीन होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ आयन, उनके क्या रंग हो सकते हैं, संभव रंग क्या हो सकते हैं, वो एक थोड़ा सा टेबल बना देता हूं। और साथ में हम अभी यहाँ पर ये भी लिखेंगे जो हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि S ब्लॉक P ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनके जो आयन होते हैं वो रंगहीन क्यों होते हैं एक्चुअल में, क्या वहां संक्रमण नहीं होता, तो उसको भी देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब वो रह गए हैं लास्ट वाले डी में क्या स्थिति है उसी हिसाब से रंग लिखे हैं। तो टाइटेनियम+3 में 3D1 है तो जामुनी कलर होता है, पर्पल। वेनेडियम+2 की बात करें तो 3D3 विन्यास होगा, लास्ट में बैंगनी कलर होगा। V+3 की बात करें तो 3D2 माने एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया है तो हरा रंग आएगा। Cr+2 में 3D4 स्टेट है तो नीला रंग है। Cr+3 में 3D3 है तो बैंगनी है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि यदि डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब डी संक्रमण संभव है, और डी संक्रमण संभव है तब आपको इस तत्वों के जो आयन हैं वो रंगीन दिखाई देंगे, जबकि D10 या डी पूरी तरह से गायब होने पर रंगहीन आयन होंगे। इसके बाद हम अभी इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम S ब्लॉक और P ब्लॉक थोड़ा सा कंपेयरिंग करके भी इसको लिख लेंगे। तो देखिए, बात करते हैं रंगीन आयनों के बनने का जो हम थ्योरी लिख रहे हैं उसके लास्ट पोर्शन की। इसमें हमने लिखा है S ब्लॉक P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें डी कोष या तो अनुपस्थित होगा पूरी तरह से या पूर्ण रूप से भरा होगा, इसलिए वहां डी संक्रमण तो संभव है नहीं जिससे रंग आए। जबकि S उपकोष और P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को अगर ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर तक जाना है और वो जाते भी हैं, उच्च ऊर्जा क्या मतलब ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इस अधिक ऊर्जा से जो संबंधित तरंगदैर्घ्य है वो दृश्य प्रकाश में तो संभव है नहीं। अर्थात जब S उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उनको अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। ऐसे P उपकोष के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उनको अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, और वो अधिक ऊर्जा से रिलेटेड अगर हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें तो वो दृश्य प्रकाश में तो आती नहीं है। इसलिए S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व रंगहीन यौगिक बनाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में इस बात को कहा था कि डी ब्लॉक के तत्वों की कंपेयरिंग यदि आप S ब्लॉक और P ब्लॉक तत्वों के यौगिकों से करेंगे तो डी ब्लॉक तत्वों के तो अधिकांश यौगिक रंगीन हैं,
जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के यौगिक रंगहीन है। इस प्रकार से इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार से रंगीन यौगिक आयन बनाते हैं उसको बताया है। आप अपनी कॉपी पर देखिए, टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में हो सकते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गुण की। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्वों में किस प्रकार से रंगीन आयन बनाने का लक्षण होता है उसको पढ़ने के बाद हम चलते हैं एक और नए महत्वपूर्ण गुण पर। तो डी ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय लक्षण की, चुंबकीय गुण की हम बात करने वाले हैं। इसको हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी बोलेंगे। तो मैं आपको इसके लिए पहले क्लियर कर दूं कि जो चुंबकीय गुण, चुंबकीय लक्षण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुचुंबकीय, जिसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और दूसरा लक्षण होता है चुंबकीय में प्रतिचुंबकीय, इसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। जबकि आप देखिए, जो ठोस अवस्था एक चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट, जो पहला चैप्टर है, अब तो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है, लेकिन उस चैप्टर में अगर आप पढ़ें तो वहां पर चुंबकीय जो लक्षण है वो 5 प्रकार का बताया गया है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, फेरो चुंबकीय। लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार का लक्षण है। वैसे मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में आप अनुचुंबकीय भी पढ़ते हैं, लोह चुंबकीय भी पढ़ते हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ऐसे करके 3 वहां पर चुंबकीय आधार के, चुंबकीय गुण के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थों को पढ़ते हैं आप। लेकिन ये मुख्यतः देखा जाए तो जो चुंबकीय गुण अर्थात चुंबकीय लक्षण होता है वो 2 तरीके का होता है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो मैं आपको इसमें भी क्लियर कर दूं, पहले आपने सुना होगा। हालांकि अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर को आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर को आकर्षित हो, या ऐसा समझ लें कि पदार्थ है उस पर आपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया तो वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को आकर्षित होता है, उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। बात अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं कि ऐसे पदार्थ जब आप उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो कुल मिलाकर पदार्थों का जो चुंबकीय गुण है वो 2 तरीके का है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो इन दोनों में किस प्रकार का लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये किस वजह से होता है और ये किस वजह से होता है, ये यहीं क्लियर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ अयुग्मित, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसे अयुग्मित, ऐसे अनुचुंबकीय और ऐसे ही आकर्षित, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जबकि युग्मित होंगे तो इससे उल्टा होगा, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो पहले हमें लक्षण गुण पता होना चाहिए था। तो अगर आप देखेंगे डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के डी सब सेल में, डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनमें अधिकांश तत्वों में जो डी कोष होता है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करेंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे। और जो बचे हुए कुछ तत्व हैं वो प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ऐसे करके पहली सीरीज को देखें। इसमें भी मैं एक बात और क्लियर कर दूं, वो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसमें 3D1 होता है, इसमें 3D2 होता है, इसमें 3D3 है, इसमें हालांकि हम 3D5 कर लेते हैं, इसमें भी 3D5 होता है। तो इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके अंदर अनुचुंबकीय लक्षण भी बढ़ता है। तो ऐसा कहते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों की किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो अनुचुंबकीय लक्षण का मान बढ़ता है, और क्लियर कहें तो मध्य तक बढ़ता है, माने किसी भी संक्रमण श्रेणी के मिडिल तक, मध्य तक बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे वो घटना प्रारंभ हो जाता है। रीजन, क्योंकि फिर से
युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे Mn के बाद आएगा FeCO NiCu Zn, इसमें 3d6 की कंडीशन, 3d7 3d8 3d9 आता है, लेकिन उसको 10 कर लेते हैं 3d10 ऐसे। तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो यहां से फिर से युग्मन शुरू हो गया है, डी में इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले बनने लगे हैं, तो अनुचुंबकीय लक्षण का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा और फाइनली जिंक पर जाकर 0 अर्थात वो प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो ओवरऑल आप समझिए एक बात में कि पूरा का पूरा डी ब्लॉक जिसमें 4 संक्रमण श्रेणी है, उसकी किसी भी संक्रमण श्रेणी के अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। और यदि हम सामान्य रूप से किसी भी संक्रमण श्रेणी की बात करें तो किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर मध्य तक अनुचुंबकीय लक्षण का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मध्य से अंत तक फिर धीरे धीरे घटता जाता है, अर्थात प्रतिचुंबकीय लक्षण बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ आया होगा चुंबकीय गुण। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ऐसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं कि उनमें अनुचुंबकीय लक्षण अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो बात इसकी करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 प्रकार की गति कर रहा होता है कक्षा में। एक तो करता है अपनी ही अक्ष पर गति, जिसे आप स्पिन मोशन भी कहते हैं, अक्षीय गति, और एक वो उस कक्षा में घूम रहा होता है जिसे कहते हैं कक्षीय गति। तो जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की होती है, कक्षीय और एक होती है अक्षीय। तो जब, और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, आवेशित कण है, क्योंकि इस पर आवेश है। तो जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और कोई भी आवेश जब गतिमान होता है तब उसमें वैद्युत क्षेत्र तो है ही है, साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न कर देता है, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से माने चुंबकीय आघूर्ण होता है क्योंकि वो गति कर रहा है। तो कक्षीय और अक्षीय गति कर रहा है तो उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। वो चुंबकीय आघूर्ण जब एक ही डायरेक्शन का होगा, क्योंकि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे एक ही दिशा में होंगी, उनकी दिशा एक ही होगी, एक ही दिशा में गति कर रहे होंगे, तो वो एक ही दिशा वाला चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इस चुंबकीय आघूर्ण की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, और जब वो एक चुंबक बन गया तो चुंबकीय क्षेत्र में तो आकर्षित ही होगा। इसलिए अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षीय अक्षीय दोनों प्रकार की गति करते हैं, एक ही दिशा में उनका, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक ही तरफ को होती है, तो एक ही दिशा में जब वो गति करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इस कारण वो एक छोटा चुंबक की तरह काम करते हैं और चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होती है। इसलिए हम कह देते हैं कि इन पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने का गुण होता है। बात करें अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें युग्मन हो गया है, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों में ये दोनों गति नहीं होती, ये दोनों गति होती है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक जोड़ा बनाए हुए हैं, तो जितना चुंबकीय आघूर्ण ये उत्पन्न करेगा इस प्रकार से घूम के, उतना ही ये उत्पन्न करेगा अपोजिट डायरेक्शन में घूम के। भाई ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, तो जितना युग्मन वाले इलेक्ट्रॉन में से एक, युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन जितना दक्षिणावर्त घूम के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, दूसरा वाला उतना ही वामावर्त दिशा में घूम के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा विपरीत होने की वजह से अगर उनका हम योग करेंगे तो फाइनल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणावर्त दिशा वाला चुंबकीय आघूर्ण वामावर्त वाले चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल आउट कर देगा, निरस्त कर देगा। तो फाइनली चुंबकीय आघूर्ण जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो शून्य होगा, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र में फिर प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, तो इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। अर्थात डी ब्लॉक के कुछ तत्व प्रतिचुंबकीय लक्षण भी प्रदर्शित करेंगे जिनमें डी कोश पूर्ण रूप से भरा होगा, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। इस प्रकार से आपको ये चुंबकीय लक्षण समझ में आया होगा, उसको किस कारण से होता है, क्यों होता है, ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको इस पूरे टॉपिक की थ्योरी लिख देता हूं और उस थ्योरी को लिखने के बाद एक बार और आपको समझाने का प्रयास करता हूं और आप उसको अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। देखिए जो मैं आपको समझा रहा था उसी को मैंने थ्योरी में लिखा है। तो सबसे पहले हमने चुंबकीय लक्षण को निम्नलिखित 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में लिखा है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम इसके डी ब्लॉक के तत्व क्यों चुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं इस बात को मैं थ्योरी में लिखता हूं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चुंबकीय लक्षण का मैंने कुछ भाग रिटर्न वाला वो ये लिखा है, क्या है देखिए, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अधिकांश माने ज्यादा से ज्यादा जो तत्व हैं वो तो अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। इस ब्लॉक की किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आप देखेंगे अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ेगा, और उसमें भी लिखा है मध्य तक, माने प्रारंभ से मध्य तक अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ेगा, क्योंकि D1, D4, D5 तक की कंडीशन रहेगी, माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 सर्वाधिक होंगे डी कोष में, तो अनुचुंबकीय लक्षण अधिक रहेगा। मध्य वाले तत्व का सर्वाधिक अनुचुंबकीय लक्षण रहेगा। मध्य से अंत तक यह लक्षण घटने लगता है, अनुचुंबकीय लक्षण घटेगा, क्योंकि संक्रमण श्रेणी के प्रारंभ से मध्य तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मध्य से अंत तक ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटने लगते हैं। बात करें डी ब्लॉक के कुछ तत्व प्रतिचुंबकीय लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं ये बताने वाला हूं थ्योरी में लिखकर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करते हैं जिससे अनुचुंबकीय लक्षण उत्पन्न होता है, जो कि मैंने अभी आपको पहले समझाया भी है। तो वो इसके बाद लिखते हैं। इसके बाद देखिए मैंने आपके लिए लिखा है कि चुंबकीय मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा क्या करता है कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लक्षण होते हैं। तो देखेंगे आप लिखा है इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, और वह ये दो परमाणु में दो प्रकार की गति करता है, एक कक्षीय गति माने एक नाभिक के चारों कक्षा में गति कर रहा होता है, और जब वो कक्षा में गति कर रहा होता है तो अपनी अक्ष पर भी घूमते जैसे मैंने आपको 11th के लेक्चर में बताया होगा कि जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है जिससे दिन रात होते हैं, और कक्षीय गति भी करती है जिससे पूरा एक वर्ष होता है, पूरा एक साल में पूरा एक चक्कर लगाती है। तो कक्षीय और अक्षीय गति जब कोई आवेश कर रहा है अर्थात आवेश गतिमान है तो वो एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होता है। तो लिखा है इन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेशित कण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है क्योंकि वो गति कर रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का यह चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे सब एक ही दिशा में गति कर रहे होंगे, अर्थात एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। लिखा है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण करते हैं। इस चुंबकीय आघूर्ण के कारण तत्व एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा, अर्थात वो एक चुंबक की तरह हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होगा, अर्थात उसके अंदर ये अनुचुंबकीय लक्षण आएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो युग्मन का एक इलेक्ट्रॉन जितना घूमेगा दक्षिणावर्त तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, युग्मन का दूसरा इलेक्ट्रॉन उतना ही वामावर्त दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, तो वामावर्त दिशा में उत्पन्न करता है। तो दोनों की डायरेक्शन अलग हो गई, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। इस कारण वो प्रतिकर्षित होने लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा पदार्थ जिनमें युग्मन है। तो चूंकि अधिकांश तत्वों में तो डी ब्लॉक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो अनुचुंबकीय हैं, कुछ में युग्मित है इसलिए वो प्रतिचुंबकीय हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको लिखा है। इसके बाद देखिए मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं जिसकी सहायता से चुंबकीय आघूर्ण किसी तत्व में कितना होगा, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से किस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण गणितीय रूप से ज्ञात कर सकते हैं, वो फॉर्मूला लिख देता हूं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से देखिए नोट्स बनाइए, क्योंकि ये थोड़े से बड़े टॉपिक हो रहे हैं लेकिन है इजी समझने के लिए, तो इसको आप नोट कर लें। तो देखिए हम चुंबकीय आघूर्ण को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होता है। म्यू इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण को म्यू बोलते हैं √n/n+2। यहाँ n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो जैसे मान लीजिए किसी में, जैसे हम बात करें स्कैंडियम की, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d1 आता है। तो इसमें अगर डी कोष में देखिए अगर लगाएंगे तो 5 परमाणु कक्षकों के हिसाब से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा। भाई इसमें 3d में एक आया तो n की वैल्यू हो गई 1। तो अगर आप यहाँ वैल्यू लिखें तो मी इक्वल टू हो जाएगा 1 × 1+2, माने ये आएगा √3 और इसकी वैल्यू 1.73 और यहाँ लिख देते हैं Bm, बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि 2 होंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, 3 होंगे तो वैल्यू और ज्यादा आएगी, 4 होंगे तो वैल्यू और ज्यादा आएगी, 5 होंगे तो वैल्यू और ज्यादा आएगी। इसका मतलब हम देख रहे हैं जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तत्व में बढ़ते जाएंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण एक ही डायरेक्शन वाला होगा, एक ही दिशा का होगा, एक ही चक्रण का होगा, उतना ज्यादा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण अर्थात लक्षण प्रदर्शित करने वाला होगा। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी,
अनुचुंबकीय लक्षण धीरे धीरे कम होता जाएगा और जब फाइनली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो हो जाएंगे तब वह तत्व चुंबकीय प्रतिचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों का एक और गुण जिसे हम चुंबकीय गुण कह रहे हैं उसको बताया। बहुत डिटेल और विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूं, फिर उनको लिखा भी रहा हूं। तो आप देखिए दोनों ही बातें हैं, समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं। तो आपसे ये उम्मीद है मेरी कि आप समझ भी रहे होंगे और अपने प्रॉपर कॉपी पर नोट्स बना भी रहे होंगे। देखिए करने को तो ये भी किया जा सकता है कि मैं आपको ये पीडीएफ में नोट्स उपलब्ध करा दूं, लेकिन जब काम आपको रेडीमेड मिलेगा ना तो आप रेडीमेड ही हो जाओगे। तो उस रेडीमेड से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना पढ़ने के बाद लिखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको वो टॉपिक समझ में आता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहें। इसके बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण गुण की जिसका नाम है उत्प्रेरकीय लक्षण। ये बात करें डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण की, तो डी ब्लॉक के जो अधिकांश तत्व हैं वो उत्प्रेरकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं या उनके यौगिक। लेकिन पहले हमें ये जानना पड़ेगा उत्प्रेरक होते क्या है। देखिए उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही, अर्थात जिनकी प्रेजेंस में ही कोई अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या घट जाता है, अर्थात अभिक्रिया तेज होने लगती है या धीरे पड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ये मैंने आपको रासायनिक बलगतिकी वाला जो चैप्टर है वहां पर उत्प्रेरक और उसकी क्रियाविधि में बताया होगा, क्योंकि वहां आया था उत्प्रेरक का प्रभाव, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो हमने पढ़े थे, तो वहां पर उत्प्रेरक का प्रभाव आया था। वहां मैंने उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं वो बात आपको समझाई थी। तो देखिए जैसे नॉर्मली मैं एग्जांपल से बता देता हूं, कई बार दो लोगों में लड़ाई हो रही है मान लीजिए, तो कोई एक तीसरा वहां जाए तो उस लड़ाई को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। भाई उसने यही तो करना है, किसी एक को एक कोने में ले गया और कह दिया अगर बढ़ानी है तो कि भाई तुझे ऐसा ऐसा भी कह रहा था, कोई झूठ बोल दिया, तो वो देखिए और जाके उसको तेज से पीटने लग जाएगा, तेजी से लड़ाई हो जाएगी। और यदि वो ये कह दे उसके कान में ले जाके अलग में कि देख यार तेरी तो बड़ी तारीफें करता है, ये करता है, तो हो सकता है उसको गुस्सा शांत हो जाए और फिर वो लड़े ना, धीरे धीरे लड़ाई समाप्त हो जाए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति मात्र केवल प्रेजेंस से ही अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है या घटने लगता है, उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जो अधिकांश तत्व हैं या उनके जो यौगिक हैं वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने पहले देखे भी होंगे। तो मैंने देखिए थ्योरी में लिखा है वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ या घट जाता है उत्प्रेरक कहलाते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व इन यौगिक या इनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे क्रोमियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, प्लेटिनम है, मोलिब्डेनम है, ये वैनेडियम का ऑक्साइड है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यौगिक है माने, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। तो इस प्रकार से बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह, निकिल को आपने हाइड्रोजनीकरण में देखा होगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में देखा होगा, और देखिए ऐसे आयरन है। तो इस प्रकार से इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं क्यों करते हैं ऐसा, उनमें क्या होता है। तो लिखा है इस ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय लक्षण निम्नलिखित गुणों के कारण प्रदर्शित करते हैं, जैसे इनमें रिक्त डीप कोष होता है। भाई डीप कोष में कुछ परमाणु कक्षक रिक्त होते हैं, इस वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो जम करके हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है इनकी, जो कि हमने पहले हेडिंग्स में पढ़ा भी है इसके गुण के, कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि ये किसी जैसे जब कोई अभिक्रिया हो रही होती है तो उत्प्रेरक उन अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के साथ रिएक्ट कर एक माध्यमिक यौगिक बनाता है और फिर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदलते हुए फाइनली उत्पाद बनाता है, जिससे बहुत तेजी से अभिक्रिया होने लगती है। इस ब्लॉक के तत्व का जो गलनांक है वो उच्च है। देखिए इसमें टंगस्टन आता है, टंगस्टन का मैंने पहले ही कहा था कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गलनांक उच्च रहेगा तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में जब रहेगा और हम ताप बढ़ा रहे होंगे तो कम से कम उत्प्रेरक पिघलेगा तो नहीं। पता लगा आपने उत्प्रेरक ऐसा ले लिया वो पिघल गया, अभिकारकों से पहले वो पिघले बैठा है, तो क्या ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो इसलिए गलनांक इनका उच्च होता है, तो ये भी इनका एक लक्षण है, अच्छा गुण है। उच्च क्रियाशीलता, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, उच्च होती है। तो इन गुणों के कारण इस ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। एक आपको किस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय लक्षण किस प्रकार का होता है, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको बहुत डिटेल और डीपली समझाया है, फिर उसकी थ्योरी को नोट भी कराया है, और आपसे मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन चीज़ों को समझते हुए अपनी कॉपी पर भी नोट कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो कॉपी जरूर बना लें। देखिए मैं इस चैनल पर आपको फिर से कह रहा हूँ कि बहुत मन से
समझाने का और लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप कोई भी चैप्टर यहाँ से तैयार कर रहे होंगे तो कंप्लीटली तैयार करा रहा हूँ, उसमें कुछ भी ऐसा छुड़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको। पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आपको उपलब्ध हो रही है। तो आप ये समझिए कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मेहनत आप करें तो आपका 12th भी अच्छे से होगा। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से आप जहाँ भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं वो भी ठीक होगा। तो जब भी मैं जैसा यहाँ से कह रहा हूँ, आप विश्वास कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर रहे होंगे और इसको रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके आने ही वाले हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण बचे हैं उसको फिनिश करा दूंगा, माने डी ब्लॉक तत्व हमारा कंप्लीट होगा। और फिर जो इसका सेकंड हाफ है वो ए ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो जब हम ए ब्लॉक पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक में जैसे गुण आए थे ए ब्लॉक में हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो जल्दी से इसको आप कंप्लीट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।